आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, सूरजमल और सुकेतु बनी सुकन्या सभी सूरजमल के आश्रम के पास पहुंचे। उनके साथ तक्षशिला के कुछ कर्मचारी भी आ गए। वहां का नजारा देख सारे कर्मचारी, चंद्रगुप्त और सुकेतु दंग थे। वहां पत्थर और मिट्टी की लय से बनी दीवारें धराशायी हुई पड़ी थी। बांस की लकड़ी और पुआल से बनी छत टूटी पड़ी थी। मिट्टी के बर्तन टूटे पड़े थे। शास्त्रों के पन्ने धूल में लौट रहे थे। वस्त्र बिखरे थे। वहां बिखरी सभी चीजों का ऐसा हाल था कि उसका दोबारा उपयोग करना असंभव था। पूरा आश्रम तहस नहस पड़ा हुआ था। वहीं जंगल से रह रहकर हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही थी। जहां आश्रम का यह हाल देखकर सुकन्या और चंद्रगुप्त को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, वहीं चाणक्य और सूरजमल ने शांत भाव से एक दूसरे को देखा और फिर टूटे हुए आश्रम की ओर देखने लगे। तभी तक्षशिला का एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, आचार्य, मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तभी अचानक 2-3 हाथी यहाँ आ पहुंचे और आपके आश्रम में तोड़फोड़ करने लगे। उनके साथ कोई महावत भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी हाथी प्रशिक्षित हैं और उनका उद्देश्य केवल आपका आश्रम ही तोड़ना था। ये देखते ही मैं आपकी खोज में दौड़ पड़ा। चाणक्य बोले, तुम्हारा धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए चिंतित स्वर में बोला, आचार्य, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर आज अचानक क्यों? कौन हो सकता है इसके पीछे? कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं? चाणक्य शांत भाव से बोले, पुत्र, समय ही इसका उत्तर देगा। चंद्रगुप्त को उनकी बातें समझ नहीं आई। सुकन्या भावुक नजरों से आश्रम को देखने लगी और फिर बोली, आचार्य, इस आश्रम से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। जब मेरा सब कुछ समाप्त हो गया था तब इसी आश्रम ने मुझे आश्रय दिया था और आज ये टूटा पड़ा है। आचार्य चाणक्य मंद स्वर में बोले, पुत्री, अभी बहुत कुछ टूटना बाकी है। हौसला रखो, बस हौसले को टूटने मत देना। चंद्रगुप्त और सुकन्या को चाणक्य की बातें आज समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी बातें भी आश्रम पर हुए हमले के विपरीत प्रतीत हो रही थी और वो शांत खड़े थे। उन दोनों ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं चाणक्य सूरजमल की तरफ देखकर बोले, कल से हम अपने आश्रम की मरम्मत का कार्य आरंभ कर देंगे। हम कुलपति से अवकाश की बात करेंगे ताकि हम सभी आश्रम का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर सके। सूरजमल ने हाँ में सर हिला दिया। इधर मगध में सवेरे अमात्य राज दरबार की तरफ जा रहे थे। तभी मंत्री शंभुनाथ उनके सामने आकर खड़े हो गए। अपना रास्ता इस तरह से अचानक से रोके जाने के कारण अमात्य भड़कते हुए बोले, ये कैसा व्यवहार है मंत्री शंभुनाथ? शंभुनाथ बोले, व्यवहार पर ही चर्चा करने आया था महामंत्री जी। राजमहल में होने वाले सभी प्रकार के भोज की जिम्मेदारी मेरी होती है, तो फिर कल मुझे बिना बताए आपने सारा कार्यभार खुद क्यों संभाल लिया? अमात्य बोले, मंत्री शंभुनाथ, संभवतः आपको ज्ञात नहीं, दूसरे जनपदों से आए प्रमुखों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महामंत्री की होती है और सुरक्षा का मतलब संपूर्ण सुरक्षा से उसमें भोज भी शामिल है। शंभुनाथ बोले, अगर ऐसा है तो फिर कल ही क्यों? क्या पहले कभी उनकी सुरक्षा का जिम्मा आपका नहीं था महामंत्री जी? अमात्य बोले, कल महाराज और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर हमने नियमों में बदलाव किए थे। अगली बार से आने वाले सभी प्रमुखों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा होगा। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, नियमों में बदलाव? क्या मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं? क्या नियमों में बदलाव करते समय मुझसे मंत्रणा नहीं की जानी चाहिए थी? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, मंत्रिमंडल के नियमों के अनुसार आपात स्थिति में महाराज के साथ कम से कम 2 मंत्री नियमों में बदलाव कर सकते हैं। आपको तो ज्ञात ही होगा। शंभुनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ, मौजूदा हालात ही आपातकाल है। आजकल ऐसा एक भी क्षण नहीं है जहां आपात की स्थिति ना हो। वैसे इस मंत्रणा में अगर आप मेरी सलाह भी ले लेते तो शायद आपकी मेहनत और समय दोनों बच जाता। अमात्य बोले, अवश्य
भविष्य में आपकी सलाह का भी ध्यान रखा जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी आपके सुझावों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की। परंतु इस समय राज दरबार के बाहर मंत्रणा करके आप हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। दरबार चले? शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य महामंत्री जी, समय बहुत ही मूल्यवान है। अमात्य उन्हें छोड़ आगे बढ़ गए। शंभुनाथ वहीं खड़े रह गए। वो मन ही मन सोचने लगे, ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से अमात्य ने फौज का भी कार्यभार संभाल लिया। बिना कारण वो किसी कार्य में टांग नहीं अड़ाते। अवश्य ही उनके मन में कोई योजना चल रही है। फिर कुछ सोचते हुए वो चिंतित स्वर में बोले, कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई नई योजना तो नहीं गढ़ी जा रही। मुझे शीघ्र ही पता करना होगा। जहां मगध में शंभुनाथ अमात्य की योजना को समझने की कोशिश करते हुए आने वाले संकट से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तक्षशिला में भी एक निकट आते संकट के बारे में मंत्रणा शुरू होने वाली थी। तक्षशिला के कुलपति ने एक आपात सभा बुलाई और सभी आचार्यों को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद सभी आचार्य एक बड़े से कक्ष में उपस्थित हुए। कुलपति ने सभा का आरंभ करते हुए कहा, आप लोगों को यहाँ एक विशेष मंत्रणा हेतु बुलाया गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा ही कि गांधार नरेश ने यूनानी अराजक सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन जनमानस में यह अफवाह फैल रही है कि सिकंदर ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां तथा उड़ने वाले घोड़े हैं। एक आचार्य ने कहा, जी कुलपति महोदय, मैंने सुना है कि सिकंदर सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैटरी और भी बहुत से राज्यों पर विजय पताका फहराते हुए गांधार तक पहुंचा है और ऐसा करना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। इस बात को सुनकर सभी आचार्य आपस में खुसर पुसर करने लगे। कुलपति ने सबको शांत रहने के लिए कहा। वो बोले, आचार्य, आपको ये कथन शोभा नहीं देता। आवश्यकता है कि हम इसकी सत्यता की जांच करें, क्योंकि गांधार के बाद हिंदुकुश पर्वत है जो भारतवर्ष में प्रवेश करने का द्वार है, और उसके बाद है तक्षशिला। आचार्य गजानन ने लापरवाही भरे स्वर में कहा, कुलपति महोदय, मुझे तो लगता है कि ये सभी लोगों की उड़ाई हुई अफवाहें ही है। रही बात भारतवर्ष की, तो वो इतना बड़ा है कि उस पर अपनी सत्ता जमाना सिकंदर के वश में नहीं होगा। वो यहां आएगा तो मुंह की खाएगा। चाणक्य ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य गजानन, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चींटी और हाथी की कथा तो आपने सुनी ही होगी। गजानन समझ गए कि चाणक्य उन पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, अवश्य आचार्य चाणक्य, परंतु शत्रु से डरकर जीना तो मूर्खता होगी। हमें तो शत्रु को पराजित करने की योजना पर विचार करना चाहिए। परंतु ये काम राजा का है, तो हम क्यों उनके कार्य में बाधा बने? चाणक्य ने वापस कटाक्ष करते हुए कहा, शत्रु से सावधान होना, शत्रु से डरना नहीं होता आचार्य। अफवाहें हमेशा डर को ही बढ़ावा देती है, और आप तो ये बात भली भांति समझ सकते हैं। गजानन ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि चाणक्य दोबारा बोल पड़े, और रही बात केवल राजा के कार्य करने की, तो आप गलत हैं। भारतवर्ष किसी राजा का नहीं, बल्कि उन कृषकों का है जिन्होंने इस पर हल चलाकर इसे उपजाऊ बनाया है। ये उन क्षत्रियों का है जिन्होंने मिट्टी के एक एक कण के लिए बलिदान दिया है। ये उन ब्राह्मणों का है जिन्होंने इस मिट्टी को साक्षी मानकर शिखा बंधन किया। ये उस बालक का है जिसने इस मिट्टी में लौट कर चलना सीखा है। ये उन महिलाओं का है जिन्होंने इस मिट्टी को अपना घर बनाया है। ये उन शिक्षकों का है जिन्होंने इस मिट्टी के रणभाकुरों को शिक्षा प्रदान की, और ये उन सभी का है जिन्होंने इस मिट्टी से मोह रखा, जो बड़े हुए, बूढ़े हुए और यही चिता हो गए। चाणक्य की एक सांस में कही बातों ने एक एक के हृदय में जगह बना ली थी। आचार्य ने कहा, वो बाहरी शत्रु है और उससे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दायित्व किसी एक राजा का नहीं, बल्कि हम सबका है। गजानन बोले,
ठीक है, फिर आप ही सुझाव दें कि क्या करें, क्योंकि हमें तो सर्वप्रथम राजा का कार्य करना ही उचित लगता है। वो हमारे प्रतिनिधि हैं। चाणक्य बोले, प्रतिनिधि का बल एक सैन्य शक्ति में समाहित होता है। अगर सैन्य शक्ति धराशायी हुई तो प्रतिनिधि अपने घुटने टेक सकता है। उस पल आप क्या करेंगे आचार्य गजानन? क्या आप भी घुटने टेक देंगे या एक नागरिक होने का फर्ज अदा करेंगे? गजानन को कोई भी उत्तर देते नहीं बना। तब चाणक्य कुलपति महोदय की तरफ मुड़े और बोले, महोदय, आपका सुझाव अच्छा लगा। हमें सर्वप्रथम सिकंदर की सैन्य शक्ति, उनकी योजनाओं का विस्तार, सबका आकलन करना होगा। गजानन ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या आप सिकंदर के खेमे में जाएंगे पता करने? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैंने बीड़ा उठाया है और मुझे मगरमच्छ के मुंह में भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन किसी पर खतरा नहीं आने दूंगा। आपको इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपको अपने राजा पर भरोसा है, लेकिन मुझे स्वयं पर भरोसा है। मेरे रहते बाहरी शत्रुओं को कभी भी भारतवर्ष में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। गजानन ने दोबारा कटाक्ष करते हुए कहा, फिलहाल तो आपकी बातों में ही भारतवर्ष खतरे में दिख रहा है। यह भी तो हो सकता है कि सिकंदर गांधार से ही वापस लौट जाए। चाणक्य शांत भाव से बोले, आपकी बात भी सत्य है आचार्य। भारतवर्ष को खतरा तो है, बाहरी शत्रुओं से नहीं तो भीतरी आघातों से तो है ही। ये सुन गजानन का पारा चढ़ गया और इससे पहले कि ये विवाद आगे बढ़ता, कुलपति ने उनको रोकते हुए कहा, हमारी सभा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आचार्य चाणक्य को सिकंदर की सत्यता की पुष्टि का कार्य सौंपा जाता है। सभा यहीं समाप्त हुई। आप सभी आचार्यगण यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। चाणक्य ने सर हिला दिया। सभा समाप्ति के बाद सभी आचार्य एक एक कर वहां से चले गए। चाणक्य ने कुलपति को अकेले में रोक लिया और बोले, महोदय, सूरजमल के आश्रम को हाथियों द्वारा तहस नहस कर दिया गया है, इसलिए उसकी मरम्मत के लिए मुझे सूरजमल, चंद्रगुप्त और सुकेतु की जरूरत है। हमें कुछ दिनों का अवकाश चाहिए। कुलपति बोले, अवश्य आचार्य, अगर आवश्यकता हो तो आप तक्षशिला के सेवकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य मना करते हुए बोले, नहीं महोदय, वो सेवक तक्षशिला के हैं और मैं व्यक्तिगत कार्य में उनका उपयोग नहीं करना चाहता। कुलपति बोले, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। दोनों ही वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन आचार्य गजानन ने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। आश्रम में चारों के काम करने की बात सुन वो अभी हुए विवाद को मानो भूल गए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। इधर मगध में शंभुनाथ ने मुरा को अपने राजकक्ष में बुलाया। मुरा बोली, मंत्री जी, कल मैं आपको ढूंढने गई थी लेकिन आप नहीं मिले तो मुझे चिंता हो गई। शंभुनाथ ने कहा, मैं किसी कार्य से बाहर गया था, परंतु सेवक ने मुझे बताया कि सेनापति तुम्हारे पीछे था। मुरा बोली, हाँ आचार्य, मैं कल बाल बाल बची। आपकी सीख ने कल मुझे बचा लिया। शंभुनाथ चिंतित स्वर में बोले, अपना ध्यान रखो। मैंने तो यह भी सुना है कि अमात्य तुम्हें ढूंढते हुए दासी कक्ष में पहुंच गए थे। क्यों आए थे वो वहां? ये बात सुन मुरा घबरा गई। वो धर्म संकट में फंस गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे का सत्य बताए या नहीं। मुरा को सोच में डूबा हुआ देख शंभुनाथ बोले, क्या हुआ, इतनी चिंतित क्यों? मुरा मनी मन बोली, मुझे अब पता नहीं होगा। सत्य को ज्यादा छुपाना खुद को मार डालने के बराबर होगा। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मंत्री जी, सच्चाई यह है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने सबसे छिपा कर रखा। यही कारण है कि मैं कभी महाराज के सामने नहीं आना चाहती। मुरा की बात सुनकर शंभुनाथ चकरा गए और बोले,
ऐसा कौन सा सच है? तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, घबराओ मत। मुरा रोते हुए बोली, मंत्री जी, मैं अवंती की पूर्व राज नर्तकी हूं। आज से कई साल पहले जब महाराज धनानंद ने अवंती को अपने अधिकार में लिया तो उन्होंने मुझे भी बंदी बना लिया था। पूरे 1 माह तक मैं उनके लिए उपभोग की वस्तु थी। एक दिन मैं मौका पाकर अवंती से भाग गई और वज्र नगरी में जाकर रहने लगी। और वहां मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। 9 माह बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे यहीं लाकर पटक दिया। ये कहते कहते मुरा रो पड़ी। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, मतलब तुम्हारा पुत्र महाराज धनानंद का पुत्र है? मुरा ने हाँ में सर हिलाया। और राजा के कक्ष में हुई पुष्प वाली घटना और राजा ने उसे कैसे पहचाना, अमात्य को उन पर क्यों शक है, सारी घटना मंत्री शंभुनाथ को बता दी। शंभुनाथ बोले, ये तुमने क्या किया? महाराज न जाने कितनी ही स्त्रियों के साथ सोए हैं, लेकिन किसी ने भी उनके पुत्र को जन्म देने की गलती नहीं की। और तुमने एक नर्तकी होकर, यदि ये सत्य किसी के सामने आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुरा सर झुकाए खड़ी थी। वहीं शंभुनाथ गहरी सोच में पड़ गए। तभी एक सेवक वहां आया और बोला, मंत्री जी, कोई नौजवान आपसे मिलना चाहता है। शंभुनाथ ने पूछा, कौन है? सेवक बोला, उस नौजवान ने अपना नाम श्वेतबाहु बताया है। शंभुनाथ बोले, उसे कक्ष में भेज दो। फिर वो मुरा की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हें अमात्य से सावधान रहने की जरूरत है। हम इस बारे में फिर बात करेंगे, तब तक हम कुछ सोचते हैं। मुरा ने हाँ में सर हिलाया। वो शंभुनाथ को अपने रिश्तेदार से मिलने वाली बात बताना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति को अपने अनुकूल न जानकर वो अपनी बात कह नहीं पाई और वापस चली गई। शंभुनाथ को मुरा का सच तो पता चल चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि धनानंद के उसी नाजायज पुत्र को चाणक्य अपने पिता के ही विरुद्ध खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। नियति के इस खेल से अनजान इधर सूरजमल के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त और सुकन्या ने साथ मिलकर इस आश्रम की मरम्मत का काम करना आरंभ कर दिया था। चंद्रगुप्त आश्रम की छत के लिए ताड़ के पत्तों, सूखी घास और पास की लकड़ियां ला रहा था। वहीं चाणक्य उन सामानों को व्यवस्थित ढंग से सजा रहे थे। सुकन्या बर्तनों और वस्त्रों का इंतजाम कर रही थी। सूरजमल को वहां ना देखकर चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, सूरजमल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चाणक्य बोले, मैंने सूरजमल को किसी कार्य हेतु भेजा है। वो कल सुबह यहां आ जाएगा। हमें तब तक आश्रम की मरम्मत कर लेनी है। चंद्रगुप्त ने सर हिलाते हुए कहा, जी आचार्य। वो फिर से अपना कार्य करने में व्यस्त हो गए। वहीं आचार्य गजानन दूर से उन्हें आश्रम की मरम्मत करते हुए देख रहे थे। वो यहाँ चाणक्य की आश्रम टूट जाने वाली बात की पुष्टि करने आए थे। उन लोगों को एक साथ देख वो एक कुटिल मुस्कान लिए मन ही मन बोले, कहा मैं इन चारों को एक साथ लाने का उपाय सोच रहा था, और अब देखो ये सब अपने आप ही हो चला। लगता है नियति को भी इनका विनाश मंजूर है। आचार्य चाणक्य, बहुत देख लिए भारतवर्ष के सपने। अब यह आश्रम ही तुम लोगों की समाधि बनेगा। जिस आश्रम को तुम लोग इतने प्रेम से सजा रहे हो ना, उसकी बल्लियां ही कल तुम्हारी चिता के काम आएंगी। उसके बाद गजानन ने उस आश्रम पर फिर एक बार अच्छे से नजर दौड़ाई और स्थिति का पूरा जायजा लेकर वहां से चले गए।